नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश शुक्ला आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी में वर्णमाला पढ़ा। उसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वर और व्यंजन की चर्चा की। उसके बाद हम सब ने शब्द ज्ञान से या शब्द भेद के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसको जाना, रचना या बनावट के आधार पे शब्द कितने होते हैं उसको हम लोगों ने जाना। और उसके बाद हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्द का ज्ञान जाना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पे, इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसके उपरांत हमने आप लोगों को उपसर्ग से संबंधित चीज़ों को बताया। पिछली कक्षा में हम लोग उपसर्ग से संबंधित चीज़ों पर चर्चा किए थे कि उपसर्ग क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं, 22 संस्कृत में होते हैं और हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीए प्रथम सेमेस्टर के जो हिंदी सिलेबस में उसमें आपका एक काव्य रहेगा, हिंदी काव्य रहेगा, और एक रहेगा कार्यालयी हिंदी या उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, कार्यालयी हिंदी या उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। तो ये दो पुस्तकें आपको पढ़नी है इसमें हिंदी बीए प्रथम सेमेस्टर में। तो आज हम लोग जैसा कि हिंदी काव्य पर चर्चा करने वाले हैं, तो हिंदी काव्य के अंतर्गत हम लोग काल विभाजन पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, महादेव वर्मा इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वह हिंदी साहित्य के इतिहास पर रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आइए देखते हैं कि काव्य पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह किन किन कालखंडों में बटा हुआ है और कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इस पर ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्या बातें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इतिहास, चूँकि हिंदी साहित्य का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन हुआ है वह किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये इतिहास क्या है ना। इतिहास सभी लोग जानते हैं कि जो इतिहास हमारा होता है वह बीती हुई बातों को लेकर जब हम लोग सामने आते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का मतलब है अतीत, मतलब अतीत के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि इतिहास की एक्चुअल परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे इतिहास शब्द, अभी सिर्फ हम लोग इतिहास शब्द पर चर्चा करेंगे। तो इतिहास शब्द क्या है, तो इतिहास शब्द इति ह धन अस धन अ, इति ह धन अस धन अ के योग से बना हुआ है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमारा इतिहास बना हुआ है, ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसी को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट उसकी परिभाषा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे विच्छेद के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, तो इतिहास के विच्छेद करेंगे तो इति धन ह धन अस धन अ के योग से बना हुआ है। तो यहाँ पे इति का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इति का अर्थ क्या है, समाप्त। इति का अर्थ क्या छात्रों, समाप्त हो जाना। ह का अर्थ क्या है, निश्चित ही, मतलब निश्चित ही समाप्त हो जाना। अस का अर्थ क्या होता है, होना, मतलब समाप्त निश्चित होना, मतलब निश्चित ही समाप्त हो जाना। यह क्या कहलाता है छात्रों, यह इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं परिभाषा। अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मतलब जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो गई है। यहाँ पे इति का मतलब है समाप्त होना, ह का मतलब है निश्चित, ठीक है ना, और अस का मतलब होता है होना। मतलब जिस चीज़ की निश्चित रूप से समाप्ति हो गई है ना। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना। तो जब हम लोग इतिहास के संबंध में पढ़ते हैं तो इतिहास वहाँ पे ऐसा क्या है भाई, प्राचीन अगर भारत आता है तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वो चीज़ें बीत चुकी हैं, है ना, वो चीज़ें बीत चुकी हैं। और जब हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, चीज़ें हमारी क्या हैं, वो बिल्कुल बीत चुकी हैं। तो उनके संबंध में हम लोग उसी प्रकार से आधुनिक भारत में आइए, आधुनिक भारत में भी हम लोग देखते हैं कि चीज़ें क्या हैं, वो बीत चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से न हो करके हो चुकी हैं वो क्या कहलाती हैं, अतीत कहलाती हैं। और उसी को अतीत को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। परिभाषा हमारी इसलिए बनी हुई है कि जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। अब देखें शब्दकोश के अनुसार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो शब्दकोश के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इतिहास का अर्थ, शब्दकोश के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या होता है छात्रों। तो पहला है ऐसा ही था, ठीक है ना। शब्दकोश जो हमारी एक डिक्शनरी होती है, जो हमारी एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के जो शब्दकोश है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है, इतिहास की जो परिभाषा है ऐसा है। मतलब इतिहास जो शब्द है उस इतिहास के अर्थ को बता रहा है कि ऐसा ही था, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। दो चीज़ें बताई गई हैं इतिहास शब्दकोश के अंतर्गत कि ऐसा ही था या ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही हुआ। आगे देखते हैं तो इतिहास की परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, ठीक है ना, निश्चित रूप से जो समाप्त हो चुकी हैं वही क्या कहलाता है छात्रों, इतिहास, ठीक है ना। इति का अर्थ होता है ऐसा और ह का अर्थ होता है निश्चित और अस का अर्थ होता है होना। मतलब ऐसा निश्चित हो गया है। इतिहास की परिभाषा महर्षि वेदव्यास के अनुसार बताया गया है श्लोक के माध्यम से, ठीक है ना। तो हम लोग पहले श्लोक को देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इतिहास के संबंध में इन्होंने क्या बताया है। देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणुपदेश समन्वितम पूर्ववृत्ति कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते, ठीक है ना, प्रचक्षते होगा, प्रचक्षते। श्लोक क्या है, महर्षि वेदव्यास ने इतिहास के संबंध में जो बातें बताई हैं तो वो श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणुपदेश समन्वितम पूर्ववृत्ति कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है छात्रों, जरा देखें। अर्थात ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए धर्मार्थ, धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ें यहीं पे हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों, ध्यान देंगे ये पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्या है, हमारे पुरुषार्थ हैं। हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं और उसी के अंतर्गत हमारे चार आश्रम की व्यवस्था की गई है। आश्रम पद्धति आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास, ठीक। उसी के अंतर्गत हम लोग पुरुषार्थ को भी पढ़ते हैं। तो ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ, ठीक है ना, पुरुषार्थ कहते हैं छात्रों, ये चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। इन चारों पुरुषार्थों को उपदेशों का समन्वय किया जाता है, ठीक है ना। चारों पुरुषार्थ जो होते हैं उनके उपदेशों का समन्वय किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है। पूर्व में घटित हुई जो घटनाएं हैं उनका समावेश किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं छात्रों, उसे इतिहास कहते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उपदेशों का जो समन्वय होता है उसका एकत्रीकरण करते हैं तथा जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है। जो पहले घटनाएं घटी रहती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष,
इन चारों पुरुषार्थों में उनका समन्वय किया जाता है, उसी को बता रहे हैं इतिहास कहा जाता है। किसके अनुसार? महर्षि वेदव्यास के अनुसार। समझ में आया कि नहीं? एक बार और श्लोक आइए हम लोग देखते हैं। भाई इतिहास की चर्चा हो रही थी तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इतिहास क्या होता है, वो अतीत की बातें हो जाती हैं, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। वेरी सिंपल। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग तोड़ कर देखें, सही तरीके से देखें, तो इत का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है निश्चित, और आस का अर्थ होता है होना। मतलब ऐसा निश्चित होगा, हुआ होगा, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की परिभाषा के संबंध में महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षायुपदेश समन्वितम पूर्ववृत्ति कथा युक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ठीक है ना? अर्थात ऐसी रचना जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित हुई घटनाओं का समावेश किया जाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए, एक विदेशी लेखक हैं प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार। प्रोफेसर कार्लाइल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, ठीक है ना? अब वहाँ पे महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम वो जो पुरुषार्थ हमारे हैं, उन्हीं के समन्वित रूप को एकत्रित कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यहाँ पे कार्लाइल महोदय क्या कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना? जो पूर्वजों, जो हमारे पहले के व्यक्ति थे, उनके द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है? साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति। अब अगली हेडिंग है आपकी इतिहास। आपको समझ में आया? ठीक है ना? अब उसके बाद अगली जो हेडिंग है, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को मैंने बता दिया है। अब आइए देखते हैं कि साहित्य क्या होता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति मतलब होता है उत्पत्ति, है ना? व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? उत्पत्ति। तो सा धन हित धन य। साहित्य का मतलब क्या है? सा धन हित धन य के योग से बना हुआ है। ठीक है ना? सा धन हित धन य के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है छात्रों? जिसका अर्थ होता है मिश्रण करना। ठीक है ना? साहित्य का मतलब होता है कि कह रहे हैं कि सा धन हित धन य के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। अब मिश्रण किसका है? मिश्रण किसका है? तो हिंदी साहित्य में दो ही विधाएं हैं, दो प्रकार की जो विधाएं हैं हमारी, गद्य पद्य। ठीक है ना? उन्हीं के मिश्रण की बात कर रहा है। ठीक है ना? गद्य और पद्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है मिश्रण। तो अर्थात गद्य पद्य के समेकित रूप को ही साहित्य कहा जाता है। ध्यान देंगे। ठीक है ना? यहाँ पे साहित्य का मतलब है, साहित्य का अर्थ होता है मिश्रण। अब भाई मिश्रण किसका? तो गद्य और पद्य का, मतलब लेखन का, और उसके लेखक और कवि जो होते हैं, उन्हीं की जो रचनाएं होती हैं, जो लेख होते हैं, उसी का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। अब देखिए साहित्य की परिभाषा। ठीक है ना? साहित्य समझ में आया? एक बार और देख लीजिए कि इतिहास एक ऐसा दर्शन है। कौन कहता है? कार्लाइल। ये इतिहास के लिए कहा गया है। तो साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। तो साहित्य शब्द सा धन हित धन य के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण करना। किसका मिश्रण करना? गद्य और पद्य का मिश्रण करना। अर्थात गद्य पद्य के समेकित रूप को ही साहित्य कहा जाता है। ठीक है ना? अब साहित्य की परिभाषा देखिए शब्दकोश के अनुसार। सबसे पहले हम किसके अनुसार देखेंगे? शब्दकोश के अनुसार। तो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। ठीक है ना? परिभाषा हमारी क्या है शब्दकोश के अनुसार? किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता। विश्लेषण का मतलब होता है कि तोड़ मरोड़ कर बातों को जागृत करना। तोड़ मरोड़ कर मतलब एक प्रकार से खोजबीन करके, है ना, खोजबीन करके चीज़ों को उजागर करना, वही कहलाता है विश्लेषण करना। ठीक है ना? तो शब्दकोश के अनुसार क्या है साहित्य की परिभाषा?
किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। ठीक, आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जो है वो साहित्य की परिभाषा के संबंध में क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों, ठीक है ना, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का, है ना, अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र अपना मत इसमें व्यक्त करते हैं साहित्य की परिभाषा के संबंध में। तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग इसको एक नोट्स बनाकर चलते रहिए ताकि आने वाले समय में तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है ना। अगला है कि साहित्य इतिहास के लेखन की प्रमुख पद्धतियां। अब देखिए, अभी तक हम लोग इतिहास के संबंध में जाने कि इतिहास है क्या, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि साहित्य है क्या, है ना। अब देखते हैं कि साहित्य इतिहास की लेखन की प्रमुख पद्धतियां ये क्या है। किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने के लिए प्रमुखतः निम्न 4 पद्धतियों का प्रयोग होता है। अब देखिए, ठीक है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा द तासी, शिव श्री सेंगर, ठीक है ना, मिश्र बंधु, इन सभी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी को अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सब क्या हैं? ये सब हिंदी साहित्य के लेखक हैं, है ना। ये सब क्या हैं? ये सब हिंदी साहित्य के लेखक हैं। अब किसी भी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, है ना, किसी भी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियों का प्रयोग सभी विद्वान करते चले आए हैं। जो हमारे लेखक हैं वो सभी इन सभी का प्रयोग करते आए हैं। बिना इसके प्रयोग के आप सही तरीके से लेख नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, साहित्य इतिहास के लेखन की प्रमुख पद्धतियां, तो कह रहे हैं कि निम्न 4 पद्धतियों का प्रयोग इसमें होता है। निम्न 4 पद्धतियों का प्रयोग इसमें होता है। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। वर्ण अनुक्रम, ठीक है ना, वर्णानुक्रम लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ें क्या? वर्ण अनुक्रम पद्धति। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, मतलब काल अनुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। चौथा है विधेयवादी पद्धति। देखिए, तो 4 प्रकार की जो ये पद्धतियां हैं, अगर इनको हम लेकर चलेंगे या कोई भी लेखक लेकर चलेगा तो ये समझिए कि उसका लेख जो होगा वो सही तरीके से हो पाएगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने के लिए 4 मुख्य पद्धतियों, यहाँ पे पद्धतियों का वर्णन किया गया है, जिनमें पहला है वर्ण अनुक्रम पद्धति, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वर्ण अनुक्रम पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, और चौथा नंबर है विधेयवादी पद्धति। ठीक, अब आइए इसे ज़रा डिटेल से देखें कि आखिर ये है क्या और इसका प्रयोग कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने किया है। वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवियों, लेखकों को उनके वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। देखिए, वर्ण अनुक्रम पद्धति में इसमें क्या है कि कवियों और लेखकों को उनकी वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कवि हैं या लेखक हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं? तो पहला नंबर है गार्सा द तासी, ठीक है ना, पहला नंबर किसका आता है? गार्सा द तासी। दूसरा नंबर है शिव सिंह सेंगर, ठीक है ना, शिव सिंह सेंगर। ये दोनों लेखक ऐसे हैं जो वर्ण अनुक्रम पद्धति के अंतर्गत आ जाते हैं। बात समझ में आई? कह रहा है कि किसी भी, देखिए ऊपर ही हेडिंग लिखी हुई है कि किसी भी लेखक को सही तरीके से लेख लिखने के लिए ये जो 4 पद्धतियां हमारी हैं, कौन कौन सी हैं? वर्ण अनुक्रम पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और यथार्थवादी पद्धति। और उसके बाद है कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, ठीक है ना। अगला क्या है? विधेयवादी,
कहने का मतलब ये है कि इन चारों पद्धतियों को अगर लेखक सही तरीके से समझ पाया है और इसी को एक प्रकार से फॉलो कर रहा है, तो कहने का भाव यह है कि वह सही तरीके से लेख को लिख पाएगा, अपनी बातों को कह पाएगा। तो पहला हमारा क्या है कि वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है ना, वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें क्या है कि इस पद्धति में कवियों और लेखकों को उनके वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे लेखक हैं, तो उनमें पहला है गारसा दत्तासी और दूसरा है शिव सिंह सेंगर, ठीक है ना। शिव सिंह सेंगर जो है ये वर्ण अनुक्रम पद्धति के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर है काल अनुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों लेखकों को उनके कालक्रम, एक में है वर्णमाला और दूसरे में क्या है कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है, ठीक है ना, कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको कालक्रम के अंतर्गत रखा गया है, तो वो हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और दूसरा है मिश्र बंधु। बात समझ में आई। पहला कौन सा है आपका, पहला है वर्ण अनुक्रम पद्धति। वर्ण अनुक्रम का मतलब होता है वर्णमाला के आधार पर स्थान दिया गया है, ठीक है ना, वर्णमाला के आधार पर उनको स्थान मिला है। तो उसमें है गारसा दत्तासी और दूसरा है शिव सिंह सेंगर। काल अनुक्रम पद्धति के अनुसार जब स्थान दिया जाता है, मतलब कालक्रम के अनुसार जब स्थान दिया गया, तो उसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और उसके बाद मिश्र बंधु। अगला है वैज्ञानिक पद्धति, ध्यान देंगे। तीसरा कौन सा है, वैज्ञानिक पद्धति। तो इस पद्धति में काल अनुक्रम का ध्यान रखने के साथ साथ पूर्वतः तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है, ठीक है ना। काल अनुक्रम का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब कालक्रम के स्थान पर भी, और उसके बाद पूर्वतः तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है, मतलब छानबीन भी की जाती है। तो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आपके आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। बात समझ में आई, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। अगले हैं, अगला विभेद है विधेयवादी पद्धति। अगला क्या है, विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति में कालक्रम को ध्यान रखने के साथ साथ कवियों की शिल्पगत, ध्यान देंगे, कवियों की शिल्पगत एवं व्यापगत विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। ऊपर जो लिखा हुआ था, अभी हम लोग जो वर्ण में पढ़ रहे थे उसमें वर्णमाला था एक में, मतलब वर्णमाला के अनुसार उनको स्थान दिया गया है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, दूसरा पढ़े हैं कालक्रम के अनुसार, है ना। तो कालक्रम के अनुसार स्थान दिया गया, लेकिन जैसे ही हम लोग वैज्ञानिक पद्धति में आते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या दिया हुआ है कि कालक्रम का ध्यान रखने के साथ साथ पूर्वतः तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जो आ जाते हैं, तो आपके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, है ना। विधेयवादी पद्धति में क्या आता है कि इस पद्धति में कालक्रम को ध्यान रखने के साथ साथ कवियों की शिल्पगत एवं व्यापकगत विशेषताओं के आधार पर, है ना, उनका वर्गीकरण किया जाता है। बात समझ में आई। तो चार प्रकार के जो हमारे ये साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की प्रमुख पद्धतियां हैं, इसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। तो पहला, इसको ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है, वर्ण अनुक्रम की पद्धति के अनुसार। दूसरा है काल अनुक्रम पद्धति के अनुसार। तीसरा नंबर है वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार और चौथा है विधेयवादी पद्धति के अनुसार। अब आइए देखते हैं कि वर्ण अनुक्रम पद्धति के अनुसार कौन कौन से लेखक हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और दूसरा है काल अनुक्रम पद्धति के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो उसमें पहला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, दूसरा है मिश्र बंधु, तीसरा नंबर है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत। तो भाई इसमें बता दिया कालक्रम का ध्यान रखा जाता है और साथ साथ पूर्वज तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तो ऐसे कवि कौन से हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त।
विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत इसमें कालक्रम को ध्यान में रखने के साथ साथ शिल्पगत और व्यापकगत विशेषताओं का भी ध्यान रखा जाता है। अब आइए देखते हैं कि यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है। ध्यान दीजिए कि जो ये विधेयवादी पद्धति है हमारी, ठीक है ना, जो ये विधेयवादी पद्धति हमारी है, ये साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है। इतना बात समझ में आया। अब आइए आगे देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान टेन, है ना, संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान टेन इस पद्धति, किस पद्धति, तो अभी हम लोग देखें पीछे विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? टेन। कहाँ के हैं? फ्रेंच के, ठीक है ना। फ्रेंच विद्वान टेन जो है विधेयवादी पद्धति को के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माने गए हैं। अगला देखिए, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा जो अगर आलोचकों की चर्चा हो तो सबसे ज़्यादा जो आलोचक, सबसे एक प्रकांड जो आलोचक होते हैं वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनके संबंध में भी हम लोग काल विभाजन के समय चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है ना। किस पद्धति का प्रयोग किया है? विधेयवादी पद्धति का, ठीक है ना। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप, अगली हेडिंग हमारी क्या है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत, देखिए हिंदी साहित्य लेखन की अगर बात की जाए कि इनकी शुरुआत कब हुई तो उसके बारे में अब देखेंगे हम लोग। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत तो 1839 से हुई मानी जाती है ना, 1839 से हुई मानी जाती है। परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। बात समझिए, इसको कहने का सेंस ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप पूछ रहा है, मतलब प्रारंभ कब से हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक जो शुरुआत हुई, मतलब एग्जैक्ट जो शुरुआत हुई वो 1839 में इसकी शुरुआत हुई। परंतु कुछ ऐसी रचनाएं भी साक्ष्य में पाई गई हैं कि 1839 के पहले से ही बता रहे हैं, भाई 1839 के पहले ही इसकी शुरुआत हो गई थी। ये जो 1839 डेट दी गई है ये सही तो है, लेकिन बता रहे हैं इसके पहले भी इसकी शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं प्राप्त हुई। तो वे कौन सी रचनाएं हैं, कौन से लेखक हैं, है ना, जो 1839 के पहले ऐसा कारनामा कर चुके थे, तो जिससे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वो लक्षण हैं। देखिए, रचना का नाम और रचनाकार, है ना। 1839 में बताया गया कि भाई इसकी वास्तविक डेट है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रारंभ, है ना, कब से माना जाता है? 1839 से। परंतु बता रहे हैं कि भाई इसके पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मिली हुई हैं, कुछ लेखक ऐसे पाए गए हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को 1839 के पहले से भी शुरू किए हैं। तो इसमें रचना का नाम और कुछ रचनाकार हैं, और इधर रचनाकार का नाम और इधर रचनाएं हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे रचनाकार हैं और कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो 1839 के पहले की हैं। देखिए, 84 वैष्णवन की वार्ता, है ना, 84 वैष्णवन की वार्ता यह रचना है, और रचनाकार का नाम क्या है? गोस्वामी गोसाई, है ना, गोकुलनाथ, गोस्वामी गोसाई गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला है 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है ना, 252। मतलब ये ऐसी रचनाएं हैं जो वास्तविक डेट है, समय है, उसके पहले की रचनाएं बताई गई हैं। तो 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके जो रचनाकार हैं विट्ठल पुत्र और वल्लभाचार्य पंत, है ना, विट्ठल पुत्र और वल्लभाचार्य पंत। भक्तमाल, ठीक है ना, भक्तमाल, इसके रचनाकार हैं नाभादास, है ना, इसके रचनाकार कौन है? नाभादास है।
बात समझ में आई। उसके बाद है वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय इसके जो रचनाकार हैं छात्रों वो हैं यदुनाथ, है ना। तो ये सारी रचनाएं जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये 1839 जो वास्तविक समय हमारा बताया गया है उसके पहले की रचनाएं हैं। तो कालिदास हजारा, कालिदास हजारा इनकी जो रचना है, रचनाकार इनके कौन है, कालिदास त्रिवेदी। बात समझ में आई, कालिदास त्रिवेदी। तो एक बार और देखिए कि 1839 यहाँ पे वास्तविक समय बताया गया हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है 1839 है, परंतु बता रहे हैं कि 1839 के पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो प्रयोग में आई थी। तो उनमें पहला नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता, गोस्वामी गोसाई गोकुलनाथ, है ना। 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके जो रचनाकार हैं विट्ठल पुत्र वल्लभाचार्य, है ना, पंथ हैं। भक्तमल के रचनाकार कौन हैं, भक्तमल रचना है और इनके रचनाकार कौन हैं, नाभादास हैं। वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय रचना है और इसके रचनाकार कौन हैं, यदुनाथ हैं। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा इनकी रचना जो है वो रचनाकार कौन हैं, इनके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। तो एक बार आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग आज हिंदी साहित्य के बारे में, चूँकि आज हिंदी काव्य की, है ना, पहली क्लास थी, इसलिए हम लोग आज हिंदी साहित्य से संबंधित चीज़ों को पढ़ा है। तो आइए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक। इतिहास की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं महर्षि वेद व्यास के अनुसार, है ना। और उसके बाद कार्लाइल के अनुसार हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा पढ़ा कि इतिहास है क्या, है ना। उसके बाद इतिहास साहित्य शब्द क्या है, तो साहित्य शब्द सा और हित के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिश्रण। मिश्रण किसका रहेगा, गद्य और पद्य का मिश्रण रहेगा, है ना। तो साहित्य की परिभाषा हम लोग पढ़े हैं शब्दकोश के अनुसार, साहित्य की जो परिभाषा है शब्दकोश के अनुसार बताया गया। फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य की परिभाषा बताई गई, इसको आप लोग सब लोग नोट कर लीजिएगा। साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो साहित्य इतिहास किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने के प्रमुखतः निम्न 4 पद्धतियाँ हैं। मतलब अगर कोई लेखक है वह अगर कोई लेख लिखना चाहता है ना, कोई इतिहास लिखना चाहता है तो उसको इन 4 पद्धतियों से होकर ही गुजरना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वर्ण अनुक्रम पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति, है ना, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, इनके संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो काल अनुक्रम पद्धति, इसमें क्या होता है कि वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है, मतलब लेखक जो होते हैं या कवि होते हैं उनको वर्णमाला के अनुसार स्थान दिया जाता है। तो जैसे कौन कौन से ऐसे कवि हैं, तो इसमें इसके अंतर्गत आपके आएंगे गासा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं काल अनुक्रम पद्धति। काल अनुक्रम पद्धति में कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। तीसरा नंबर है आपका वैज्ञानिक पद्धति, इसके संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस पद्धति में काल अनुक्रम का ध्यान रखने के साथ साथ पूर्वतः तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत जो लेखक हमारे हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त हैं। विधेयवादी पद्धति, है ना, चौथा कौन सा है, विधेयवादी पद्धति है। इस पद्धति में कालक्रम को ध्यान रखने के साथ साथ कवियों की शिल्पगत एवं व्यापक विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी यही मानी गई है। फिर उसके बाद है संपूर्ण विश्व में, देखिए संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान तेन इस पद्धति के सर्वप्रथम क्या हैं, प्रयोगकर्ता बताए गए हैं, है ना। और जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने भी क्या किया है, इसी पद्धति का प्रयोग किया है, किस पद्धति का, विधेयवादी पद्धति का। फिर देखिए हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का आरंभिक स्वरूप, है ना। तो आरंभिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक जो शुरुआत हुई वो 1839 में। तो जो एक क्लियर है, बिल्कुल एक्चुअल जो डेट है इसकी वो क्या है, 1839 मानी गई है। परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसी रचनाएं हैं या रचनाकार हैं जो 1839 के पूर्व भी थे। तो देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता,
गोस्वामी गोसाई गोकुलनाथ, है ना। 252 वैश्रवण की वार्ता, इसके जो रचनाकार हैं विट्ठल पुत्र वल्लभाचार्य पंत, भक्तमल नाभादास, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। ठीक है ना। तो छात्रों, आज की कक्षा बस यहीं तक, और अगले कक्षा में हम एक नए टॉपिक के, हिंदी काव्य संबंधित एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।